हाय गाइस व्हाट्सअप। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7 का थर्ड चैप्टर। इसके पहले हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले थर्ड चैप्टर ऊष्मा के बारे में। ठीक है, आप क्या जानते हैं ऊष्मा के बारे में? ऊष्मा क्या है? तो बच्चों, ऊष्मा से पहले हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिससे हमें ऊष्मा का अनुभव होता है। तो यहाँ हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, है ना, ये सब जो हमें मिलते हैं, हम इन्हें पहनते हैं तो हमें ठंडक का अनुभव होना, गर्म महसूस होना या ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग वस्त्र पहनना, ये क्यों आवश्यक है? शीतकाल में आप घर के अंदर ठंडक का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएँ तो गर्मी का अनुभव करते हैं। ग्रीष्मकाल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी? हमें कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? इस अध्याय में हम इसी प्रकार के कुछ प्रश्नों का उत्तर ढूँढेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक तालिका दी गई है ठंडा, शीतल और गर्म गुनगुना की, कि आपको कैसा फील होता है, आप इसमें भर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि गर्म और ठंडा हमें कैसे अनुभव होता है। तो हम दैनिक जीवन में अनेक वस्तु के संपर्क में आते हैं, है ना। कुछ ठंडी होती है, कुछ गर्म होती है, चाय गर्म, बर्फ़ ठंडी। ठीक है, गर्म और ठंडी के लिए हम अलग अलग अनुभव महसूस करते हैं। अब यहाँ पे 3 पात्र दिए गए हैं। इन पात्रों में पानी के ताप को अनुभव करना है, A, B, C। ठीक है, ये क्रियाकलाप है। ये क्रियाकलाप आप घर पे करके देख सकते हैं। हम यहाँ पर थर्मामीटर के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी चीज़, जैसे पानी है या खाने पीने की चीज़ में हम अपने हाथ से या टच करके अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ आप टेस्ट करके, हाथ लगा के नहीं कर सकते, है ना। तो उससे हाथ भी जल सकता है, नुकसान भी पहुँच सकता है। तो बूझो जो है वो कह रहा है कि ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या उपयोग करते हैं। तो बूझो की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चित करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। यह हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तब हमें यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है? किसी वस्तु की उष्णता की विश्वसनीयता माप उसके ताप से की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं? थर्मामीटर। थर्मामीटर इस टाइप से होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर हो या नॉर्मल थर्मामीटर। ठीक है, नॉर्मल थर्मामीटर में टेम्परेचर अलग होते हैं, है ना। डॉक्टर थर्मामीटर जो हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें चेक करता है ना, बगल में हमें लेकर। तो इसमें क्या क्या होता है बच्चों? तो डॉक्टर थर्मामीटर एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नाली है। इसके सिरे पर एक बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा होता है। ठीक है, यहाँ बल्ब की बाहरी नली में पारे की एक पतली चमकीली धारा देखी जा सकती है। ये यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा झुकाइए, आपको उसमें धारी दिखाई न देने लगे। थर्मामीटर में आपको ताप मापने का एक मापक्रम स्केल दिया है। उपयोग किए जाने पर आप इससे सेल्सियस, ऊपर ये लिखा है यहाँ पे, है ना, सेल्सियस, और नीचे फ़ारेनहाइट। ठीक है, सेल्सियस को C से और फ़ारेनहाइट को F से दर्शाते हैं। ये टेम्परेचर मापने की इकाइयाँ हैं। तापमापन, क्या आपने कोई तापमापी देखा है? अगर नहीं तो आप डॉक्टर के पास जाके चेक कर सकते हैं। चलिए, डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर में सेल्सियस डिग्री होते हैं जो 35 से लेके 42 तक होता है। ठीक है, 35 मिनिमम है, 42 मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। नॉर्मल टेम्परेचर हमारी बॉडी का क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में? चलिए, थर्मामीटर से मापना हम सीखेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसे हम पहले समझ लेते हैं, है ना। जैसे कैसे आप थर्मामीटर को पढ़ेंगे, तो थर्मामीटर को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको उसके पारे का तल नीचे रखना है। पढ़ते समय उसकी दृष्टि हमारी तल से सीधा होनी चाहिए। हमेशा थर्मामीटर सावधानीपूर्वक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि कांच का टूट सकता है। इसमें जो बल्ब होता है आगे की तरफ, उसे नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है, उसमें पारा होता है, उसे पीछे की तरफ से आप, जैसे कि दिखाया गया है इस तरीके से हमें पकड़ना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, हमारे मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये तो सेल्सियस में दिया है। क्या आप मुझे फ़ारेनहाइट में बता पाएंगे कमेंट बॉक्स में कि फ़ारेनहाइट में हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? चलिए, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चेतावनी, आप बिल्कुल ये ध्यान रखिए कि थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप में, आग के आसपास से बचा के रखिए, ऐसा करने से यह टूट सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ों के लिए थर्मामीटर अलग होता है, जैसे प्रयोगशाला तापमापी। हम अन्य वस्तुओं के ताप कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। इसके अध्यापक इस तापमापी को आगे दिखाएंगे। ठीक है, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो -10 डिग्री से 110 डिग्री होता है। कितना? -10 डिग्री से 110 डिग्री होता है। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी
सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने ताप का मान ज्ञात करना होता है। अब ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको सेम वैसी ही सावधानियां बरतनी है जैसे डॉक्टरी थर्मामीटर में हम बरतते हैं। यहाँ पे हम अधिकतम और न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए इस प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब प्रयोगशाला तापमापी के लिए भी हमें सावधानी वही बरतनी है ना। लेकिन कभी कभी हम गलतियां कर देते हैं, जैसे बल्ब को बर्तन से टकरा देना, है ना। इसका भाग होता है इसको ज़ोर से पटक देना, इनकी वजह से थर्मामीटर टूट सकता है। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। थर्मामीटर आते हैं, है ना, जिनमें डिजिटल होता है टेम्परेचर, तो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। ये ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरण हो जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तुओं से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर ही प्रवाहित होती है। ठीक है, अब इसे ही हम अलग अलग नाम से दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं हम ऊष्मा का चालन कहते हैं। जैसे लोहा, स्टील, है ना, इनमें से जब भी हम एक सिरे पर गर्म करते हैं तो दूसरी तरफ हमें गर्म महसूस होने लगता है ना। एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब कैसे हैं? चालक हैं। जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को नहीं जाने देते हैं उन्हें हम कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, अगर लकड़ी का एक सिरा हम गर्म करेंगे तो पीछे का हिस्सा वो गर्म नहीं होगा, है ना। अब संवहन की बात करते हैं। संवहन का मतलब क्या होगा कि कोई भी मान लीजिए जल हम गर्म करते हैं तो वो ऊपर की ओर उठता है। ठीक है, आसपास से जल फिर इसके स्थान पर चला जाता है। इस प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए और ऊष्मा का स्थानांतरण ना हो जाए। ठीक है, उसे ही हम संवहन कहते हैं। जैसे कि यहाँ इस टेम्परेचर में। अब ऊष्मारोधी क्या होता है? प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब क्या है? ये ऊष्मारोधी होते हैं। तो देखिए, आप कभी कोई भी ऐसी चीज देखिए, मान लीजिए थर्मस्टेट, है ना, आजकल जो बॉटलें आती हैं गर्म पानी की, वो अंदर गर्म कैसा रहता है? क्योंकि अंदर से जो गर्म पानी की ऊष्मा है वो बाहर नहीं जा पाती और उसका टेम्परेचर बना रहता है। तो बॉटल में बीच में एक ऊष्मारोधी लगाया जाता है जिससे ऊष्मा का स्थानांतरण न हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ हम बात करते हैं तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग एक मनोरंजन घटना का अनुभव कहते हैं। कैसे? कि दिन के समय वहां पर जल की अपेक्षा शीघ्र जो स्थल होता है, वो जमीन होती है, वो जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है। तो मान लीजिए सूरज निकल रहा है, तो सूरज क्या कर रहा है? पानी को जल्दी गर्म करने के बजाय जो जमीन है वहां की उसको गर्म कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो स्थल होता है, जमीन होती है, उसके ऊपर की जो वायु गर्म होती है वो ऊपर चली जाती है और नीचे उसका स्थान कौन ले लेती है? ठंडी वायु, जो कहाँ से आ रही है? जल से। ठीक है, अब ये चक्र पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बहती है और समुद्र से आने वाली वायु स्थल की तरफ बहती है। ठीक है, तो ये जो चीज कहलाती है, क्या कहलाती है? समुद्र समीर। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। अब रात्रि में ये चीज उल्टी हो जाती है। रात्रि में विपरीत कैसे होता है ये? कि जो पानी है वो इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता है। ठीक है, जो समुद्र का जल है वो थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है। तो जो थल है वो कैसा हो गया है? गर्म, ठंडा। और जो जल है वो गर्म, तो वहां पे क्या होगा? गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी, ठंडी हवा नीचे चली जाएगी। तो ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। अब देखिए, जैसे कि यहाँ हम चित्र में समझ सकते हैं कि दिन के समय, अभी सूरज है तो दिन के समय जल से ठंडी हवाएं कहाँ जा रही हैं? थल की तरफ। और रात में जो ठंडी हवाएं हैं थल की, वो किस तरफ जा रही है? जल की तरफ। तो यहाँ से गर्म हवा जल की तरफ आ रही है, यहाँ से गर्म हवा थल की तरफ आ रही है। तो दिन के समय तो यहाँ हमें ठंडा महसूस होता है, लेकिन रात के समय हमें यहाँ गर्म महसूस होता है। ठीक है, इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है, जिसे समुद्र समीर और थल समीर कहते हैं। तो समुद्र समीर कब कहलाएगा? जब दिन होगा। थल समीर कब कहलाएगा? जब रात हो, है ना। ये बहुत पूछे जाते हैं घटना हमेशा। अब विकिरण की बात करते हैं, विकिरण क्या होता है? ठीक है, और गर्म अनुभव कर रहे हैं क्योंकि सूर्य से जो ऊष्मा निकल रही है वो हम तक पहुंच रही है ना, चालन संबंध। तो वो हमें क्या कर रही है? गर्म कर रही है। अब यहाँ हम क्या बोल रहे हैं कि यह चालन या संबंध द्वारा हम तक नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि इन दोनों प्रक्रम में ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पृथ्वी से सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रकरण द्वारा पहुंचती है जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम से जैसे जल या वायु की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम विद्यमान हो या न हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है।
अब देखिए यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर कोई माध्यम न हो तो उष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो उत्तर होगा विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा। लेकिन चालन और संवहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की, है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं और गर्मी में हमें सूती वस्त्र क्या करते हैं? ठंडक प्रदान करते हैं। इसीलिए हम सर्दी और गर्मियों के हिसाब से वस्त्रों के प्रकार अलग अलग रखते हैं। अब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है कि हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन या विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसी भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव न पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है। ऐसा करने की एक विधि है भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले सेल्सियस स्केल, जो कि थर्मामीटर में पाई जाती है। चालन, किसी भी ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाना चालन कहलाता है ना, और जिसमें से वो गुजरती है वो चालक कहलाता है। संवहन, किसी भी ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन कहलाता है। कुचालक, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब क्या है? ऊष्मा के कुचालक, क्योंकि ये अपने अंदर से ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान हम प्रयोगशाला, जो तापमापी होता है, प्रयोगशाला है ना, लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है, उसमें देखते हैं। ऊष्मारोधी, किसी भी ऊष्मा के स्थानांतरण के बीच में कोई ऐसा ऊष्मारोधी लगाना, है ना, जैसे थर्माकोल लगाना, हम है ना, थर्मास्टेट में एक ट्यूब लगाना जिससे अंदर का पानी गर्म रहे या ठंडा रहे, ठीक है, ऊष्मारोधी कहलाएगा। थल समीर, है ना, जो रात के समय महसूस करते हैं गर्म हवाओं को। समुद्र समीर, जो दिन के समय हम ठंडी हवाओं को महसूस करते हैं समुद्र तट पर। विकिरण, जो सूर्य से पृथ्वी तक आने वाली ऊष्मा है वो विकिरण के द्वारा होती है, या जो हीटर होते हैं उनसे जो ऊष्मा निकलती है वो विकिरण के द्वारा हम उसे महसूस करते हैं। टेम्परेचर अलग अलग होते हैं, जैसे सेल्सियस डिग्री में, फ़ारेनहाइट डिग्री में, है ना, केल्विन में, ठीक है, इसे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तापमापी दो प्रकार के होते हैं, है ना, डॉक्टरी तापमापी और प्रयोगशाला तापमापी। थर्मामीटर में हम दो टेम्परेचर्स को महसूस कर डिग्री मिलती है हमें, है ना, थर्मामीटर में, जैसे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, है ना। फिर अंकीय तापमापी वही कहलाता है जो डॉक्टर थर्मामीटर में 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। प्रतिरोधी, किसी भी विकिरण के लिए किया गया उपयोग। अब हमने क्या क्या सीखा? चलिए, किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। ताप किसी वस्तु की उष्णता कोटि की माप है। तापमापी वह युक्ति है जिसे ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। इस थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बच्चों। प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए करते हैं। उसका टेम्परेचर -10 डिग्री से +110 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का टेम्परेचर सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। हाई टू लो। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 तरीके से ट्रांसफ़र होती है। पहला चालन, संवहन और विकिरण। ठोस में प्राय ऊष्मा का चालन स्थानांतरण होता है, जैसे द्रव गैस में संवहन द्वारा होता है, और विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसे हम ऊष्मा चालक कहते हैं। गहरे रंग की वस्तु हल्के रंग की वस्तु की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण की अच्छी अवशोषक होती है। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के और ठंड में डार्क ऊनी कपड़े पहनते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मारोधी है। इसके रेशों के बीच में वायु फंसी है जिसकी वजह से वो हमें ट्रैप कर लेती है हमारी ऊष्मा को। हमारा ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।